करें जी शुरू। कहां तक पहुंचे लास्ट लेक्चर में हम? लाइट रिएक्शंस कल पढ़ा रहा था मैं आपको, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कल, एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दोनों कंप्लीट कर चुके हैं हम, उससे आगे बढ़ना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है कौन, इसमें PS1 और PS2 दोनों काम करते हैं। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जेड स्कीम होती है अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल। हालांकि एनसीईआरटी ने रिडॉक्स पोटेंशियल लिखा है, लेकिन सही टर्म जब आप पढ़ोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं इसको, कैरियर्स का होता है ये। तो आप बताइए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज आल्सो नोन एज जेड स्कीम। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज आल्सो नोन एज जेड स्कीम। जेड स्कीम में आपको समझ नहीं है ये बात कि भाई PS1 और PS2 दोनों काम करते हैं। कौन कौन? और इसमें एटीपी बनता है, NADPS2 बनता है, वाटर टूटकर ऑक्सीजन निकलती है, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो आपको इसमें बहुत सारे कैरियर्स को पढ़ना पड़ा था, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि एक ए नाम का कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और उसे बी नाम का कंपाउंड ले रहा है। तो यहां बी का क्या हुआ है? रिडक्शन। और ए का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। लेकिन बी ने इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ना रख के आगे ट्रांसफर कर दिया है सी के पास। तो अब बताओ कि सी का क्या हुआ है? रिडक्शन। और बी का क्या हुआ है? लेकिन अगर इस पूरे फ्लो में आप इलेक्ट्रॉन के देखोगे तो बी का रिडक्शन भी हुआ है। और भाई ए जो है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, प्योरली ऑक्सीडेशन, आप इसे इलेक्ट्रॉन का डोनर कहेंगे। क्या कहेंगे? और जो सी है इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसको, लेकिन जो बी है वो इलेक्ट्रॉन का कैरियर कहलाएगा। सही है? ए डोनर है, बी कैरियर है, सी एक्सेप्टर है। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना जेड स्कीम, जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो उसमें ऑक्सीडेशन की भी बात करेंगे और रिडक्शन की भी बात करेंगे। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है? तो हम कहते हैं बी कंपाउंड। बी वाले का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और बी वाले का रिडक्शन भी हुआ है। सही है बात या नहीं? अगर बी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है तो हम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्केल पोटेंशियल पढ़ेंगे वो हम बी का ही पढ़ेंगे, कैरियर का ही पढ़ेंगे। अब आप बताओ कि अगर बी ने इलेक्ट्रॉन ए से लिया तो ए का क्या करवाया? इसे बी का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर करेंगे कि बी का वो पोटेंशियल जो किसी का क्या करवा सके? ऑक्सीडेशन। बी का वो पोटेंशियल जो किसी का क्या करवा सके? ऑक्सीडेशन। उसे हम कंसीडर करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कि मेरा वो पोटेंशियल मैंने इलेक्ट्रॉन से लिया, उसका क्या करवा दिया? मेरा रिडक्शन हुआ है। तो मेरा रिडक्शन हुआ है तो इसे आप मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काउंट करो कि मेरा वो पोटेंशियल जो किसी का क्या करवा रहा है। फिर आप बताओ इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसका क्या हुआ और इसका, तो इसे आप बी का रिडक्शन पोटेंशियल काउंट करोगे। सही है? तो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन अगर, तो काउंट क्या करना है? और इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हो, क्या कर रहे हो? तो काउंट क्या करना है? और अगर दोनों हो रहे हैं, ले भी रहे और, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल काउंट करना है। अब आप बताओ, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज इक्वल टू रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज इक्वल टू, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज इक्वल टू, तो हम इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडॉक्स पोटेंशियल। हालांकि रिडॉक्स पोटेंशियल टर्म याद नहीं करनी, आपको टर्म याद करनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। क्या टर्म याद करनी है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो बेसिकली हम इसी के बेसिस पर चल रहे हैं। समझ आया आपको ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक बात और याद रखना, बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो हमें यहां पर इस पे ज्यादा वो डिटेल करनी नहीं है। तो इस पे ज्यादा हमें कोई डिटेल
करनी नहीं है। जेड स्कीम की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यह समझना है कि भाई जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, उसे हमें एनर्जी लेवल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद करना है। किसके? आप किसी भी कंपाउंड का एनर्जी लेवल याद कर लो, आप उसका रिडॉक्स पोटेंशियल समझा सकते हो। बोलो, एनर्जी ज्यादा तो रिडॉक्स पोटेंशियल, और एनर्जी कम तो रिडॉक्स पोटेंशियल। इसको थोड़ा एटॉमिक लेवल पे जाके समझते हैं, जो हमें एनसीईआरटी ने भी समझाया है। आप बताओ कि भाई ये किसी कंपाउंड का एटम है, कोई मॉलिक्यूल का, है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर वाले ऑर्बिटल में है, सबसे अंदर वाले में। तो बताओ लो एनर्जी लेवल पे है, हाई। तो इस एटम में, इस मॉलिक्यूल में एनर्जी लेवल क्या होगा? क्या होगा? लो एनर्जी लेवल होगा। सही है बात या नहीं? अब एनर्जी लेवल अगर लो है तो रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा? तो बोलो, एनर्जी कम तो रिडॉक्स पोटेंशियल। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर वाले ऑर्बिटल में है या बाहर वाले में? सबसे अंदर वाले में। तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा या कम है? तो इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी है कम, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने की टेंडेंसी, क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिटल्स खाली हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। इसका मतलब जिनका एनर्जी लेवल क्या होता है? रिडॉक्स पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। वो कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी लेवल पर है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी कम है, आने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिटल्स खाली है। लेकिन वहीं एक दूसरा एटम और है, वहीं एक दूसरा एटम और है, वो कह रहा है कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में है। मतलब लो एनर्जी लेवल पर या हाई? हाई एनर्जी लेवल पर। तो इसका एनर्जी लेवल कैसा है? कैसा है? बिल्कुल। तो फिर आप इसका रिडॉक्स पोटेंशियल बताओ, है कम। अब इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा या कम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी है या आने की? हाँ, निकलने की। तो आप बताइए, इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कंसीडर करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब जिन कंपाउंड्स के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स उनके हाई एनर्जी लेवल पर होता है, उनका एनर्जी लेवल ज्यादा, रिडॉक्स पोटेंशियल। एनर्जी लेवल ज्यादा, रिडॉक्स पोटेंशियल। एनर्जी लेवल ज्यादा, रिडॉक्स पोटेंशियल। सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से, बिल्कुल। ऐसे ही आपको समझना है कि जब हम बात करते हैं बच्चे किसी इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी लेवल पर, तो उसका एनर्जी लेवल रिडॉक्स पोटेंशियल, और अगर हम लो एनर्जी लेवल पर ले आते हैं तो उसका एनर्जी लेवल रिडॉक्स पोटेंशियल। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हम कहां ले जा सकते हैं, और जब हाई एनर्जी लेवल पर हम लेकर जाते हैं तो हमें क्या ऐड करनी पड़ेगी? बोलो, इलेक्ट्रॉन का वो मूवमेंट जिसमें एनर्जी देकर उसे लो एनर्जी से हाई एनर्जी में लाएं, ऐसे मूवमेंट को अपहिल मूवमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपहिल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। और दूसरा आपको यह समझना है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को उसके हाई एनर्जी लेवल से कहां ला रहे हो, तो आप एनर्जी रिलीज करवाओगे, हाँ या ना? और एनर्जी रिलीज करवाओगे तो ये मूवमेंट कैसा मूवमेंट है? कैसा मूवमेंट है? तो एनर्जी देकर मूव करवाना, अरे देकर और लेकर। हाँ, एनर्जी ले रहे हैं तो मूवमेंट, एनर्जी दे रहे हैं तो मूवमेंट। सही है बात? यस और नो? अच्छे से। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो अब आप इसी बात को अप्लाई करते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर। किस पर? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर। ये हमारा टॉपिक है जेड स्कीम। ठीक है, इस पे अप्लाई करते हैं अब किसको? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। इस पे ये, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे आप। ये याद कर लो कि रिडॉक्स पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ज्यादा, रिडॉक्स पोटेंशियल
और रिडॉक्स पोटेंशियल आपको कैरियर्स का बताना है। किसका बताना है? कैरियर्स का बताना है, कैरियर्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं बीच में, समझ रहे हैं? क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और उनमें रिडक्शन भी होता है, उनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और उनमें रिडक्शन भी होता है। सही है बात या नहीं? बात करते हैं। आप बताइए, हमारे पास है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसका रिएक्शन सेंटर P680 कितना? बताइए, इसके इलेक्ट्रॉन इसके ग्राउंड लेवल पर है, मतलब ग्राउंड स्टेट बना रहा हूं मैं, लो एनर्जी लेवल पर। तो आप बताएंगे कि यहां पर एनर्जी लेवल क्या है और रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, क्योंकि अभी तक इस पे लाइट नहीं गिरी। बोलो, ये अपने ग्राउंड स्टेज पर है, ये अपने ग्राउंड स्टेज पर है, इस पे अभी तक क्या नहीं गिरी है? लाइट नहीं गिरी है। लेकिन जैसे ही आप बताएंगे कि इस पे क्या गिरेगी, क्या गिरेगी? लाइट गिरेगी। तो लाइट गिरते ही आप बताओ कि जो P680 है वो एक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही है। और P680 जैसे ही एक्साइट होगा तो आप बताओ कि जो P680 का इलेक्ट्रॉन है वो उसके हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। तो इसका एनर्जी लेवल, रिडॉक्स पोटेंशियल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है शायद आपको, है? पक्का? ठीक है। अब आप बताइए कि P680 का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? बोलो, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर, जिसका नाम क्या है? फियो। जब तक फियोफाइटिन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, क्या फियोफाइटिन लाइट से एक्साइट होता है? एक्साइट लाइट से तो पिगमेंट होते हैं। फियोफाइटिन का एनर्जी लेवल, रिडॉक्स पोटेंशियल, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज पे है। बोलो, जिसका एनर्जी लेवल कम होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा। तो आप बताओ कि एक्साइटेड स्टेज ऑफ P680 क्या बोलेंगे? कि P680 का जो एक्साइटेड स्टेज है और फियोफाइटिन की जो ग्राउंड स्टेज है, दोनों को कंपेयर करो, एनर्जी किसकी ज्यादा है? P680 के एक्साइटेड स्टेज की एनर्जी किसकी कम है? फियोफाइटिन की। तो फियोफाइटिन का रिडॉक्स पोटेंशियल, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आप बताओ कि यहां से फियोफाइटिन के पास क्या गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास गया तो आप बताओ कि अब फियोफाइटिन अपनी एक्साइटेड स्टेज में आ गया है। कौन सी स्टेज में आ गया है? एक्साइटेड स्टेज में आने का मतलब है कि जो फियोफाइटिन है उसका एनर्जी लेवल, तो फियोफाइटिन का इलेक्ट्रॉन कहां है? बिल्कुल, आप बताइए, फियोफाइटिन का इलेक्ट्रॉन वही है जहां था। फियोफाइटिन ने कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करी है? नहीं। लेकिन फियोफाइटिन के हाई एनर्जी लेवल पर किसका इलेक्ट्रॉन आ गया है? फियोफाइटिन के हाई एनर्जी लेवल पर किसका इलेक्ट्रॉन आ गया है? किसका? P6। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? हाँ, ये क्या कर रही है सेकंड बेंच पे पहली बच्ची बैठी है जो, क्या कर रही है बेटा आप? इधर लेके आओ, क्या है आपके पास? कॉपी ले आओ इधर मेरे पास, ये फुर्ती से आ जाओ, फुल स्पीड में, बिना रुके, जल्दी से आओ, जल्दी से। आई कार्ड पहना हुआ ना गले में, भाग क्या? क्या नाम है आपका? है? कहां से हैं आप? वेरी गुड। क्या कर रही हैं अभी आप? केमिस्ट्री? फिर झूठ मत बोल, सच सच बोल दे, टाइम खराब मत कर मेरी क्लास का, फुर्ती से बोल। नहीं बोलेगी, क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं, देख ले फिर। मैं पिछले 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मेरा नोटिस तेरे पे ही है बार बार, एक बार तेरी गर्दन ऊपर नहीं उठी, लगातार पेन चल रहा है। अब तू क्या कर रही है बस वो मुझे बता दे, बायोलॉजी पढ़ रही है, केमिस्ट्री पढ़ रही है, फिजिक्स पढ़ रही है, बस उतना बता दे। नहीं बताएगी? आई कार्ड दे मुझे, बाहर चल क्लास से। चलो, यहां तक क्लियर है आपको ये बात, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से कहां चला गया? हाई एनर्जी लेवल पर। कहां चला गया? हाई एनर्जी लेवल। किसके हाई एनर्जी लेवल पर? लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसका है? हाँ, ऐसे समझना है, फियोफाइटिन का इलेक्ट्रॉन थोड़ी एक्साइट हुआ है,
फियोफाइटिन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट, फिर समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि अब इस फियोफाइटिन का एनर्जी लेवल बढ़ गया, सही है, और रिडॉक्स पोटेंशियल हो गया ना कम। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल कर लाए हो? P680 की ग्राउंड स्टेट से, मतलब लो एनर्जी लेवल से, कहां तक लेकर गए हो? फियोफाइटिन के हाई एनर्जी लेवल तक, हाँ या ना? तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन जब आपने लो एनर्जी लेवल से निकाला और हाई एनर्जी लेवल तक ले गए, तो इस मूवमेंट को आप कौन सा मूवमेंट कहोगे? ओवरऑल दिस मूवमेंट इज नोन एज। और आप बताइए ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये फोटो सिस्टम है। अभी तक मैं पिगमेंट सिस्टम लिख रहा था, आज मैं फोटो सिस्टम लिख रहा हूं, है ना? बोलो LHC, बोलो रिएक्शन सेंटर और प्राइमरी एक्सेप्टर, तीनों को मिलाकर फोटो सिस्टम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो LHC, रिएक्शन सेंटर और प्राइमरी एक्सेप्टर। अगर ये दो ही पढ़ोगे ना आप कि भाई LHC और रिएक्शन सेंटर, तो पिगमेंट सिस्टम। अगर साथ में ऐड कर लो किसको, तो फिर फोटो सिस्टम। बहुत सारे बच्चों को डाउट था सर फोटो सिस्टम पिगमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। अभी तक मैं पिगमेंट सिस्टम बोल रहा था, आज से मैं फोटो सिस्टम बोलूंगा, क्योंकि अब मुझे आपको बता दिया मैंने कि फोटो सिस्टम बेसिकली बोलते किसको है। तो बताइए LHC, रिएक्शन सेंटर, प्राइमरी एक्सेप्टर। क्लियर है बात आपको, हाँ या ना? अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो बोलो फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपहिल होता है। फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपहिल होता है, हाँ या ना? सेम ऐसा ही एक हमारे पास और बच्चे पिगमेंट सिस्टम है जिसका LHC है और रिएक्शन सेंटर P700 है। रिएक्शन सेंटर, आप बताओ लाइट दोनों पे एक साथ गिरती है साइमल्टेनियसली, हाँ या ना? जैसे ही P700 पर क्या गिरेगी, तो P700 पर लाइट गिरने पर ये क्या हो गया, क्या हो गया? तो पहले आप बताओ ग्राउंड स्टेज पे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो था वो लो एनर्जी लेवल पर था, तो एनर्जी लेवल कम और रिडॉक्स पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही अपने हाई एनर्जी लेवल पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा तो एनर्जी लेवल ज्यादा और रिडॉक्स पोटेंशियल। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? यस और नो? अच्छे से, यहां तो कोई प्रॉब्लम? ये तो मैंने अभी भी समझाया भी है आपको। अब आप बताओ इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? भाई हम कहते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन या FRS, एक ही बात है ना? अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा ना, यस और नो? तो आप बताएंगे कि भाई ये अभी अपने ग्राउंड स्टेज पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां है? लो एनर्जी लेवल पे, एनर्जी लेवल कम और रिडॉक्स पोटेंशियल, सही है। अब यहां P700 का इलेक्ट्रॉन किसने लिया? FES या FRS ने, यस और नो? और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ तो एक्साइटेड स्टेज में जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो FES या FRS है, कौन? ये इसकी एक्साइटेड स्टेज है और इसमें इलेक्ट्रॉन इसका कहां है? और इसके हाई एनर्जी लेवल पर। FRS का इलेक्ट्रॉन थोड़ी एक्साइट होगा, FRS के हाई एनर्जी लेवल पर, हाँ, P700 का क्या होगा? सही है बात, यस और नो? अच्छे से, आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल कर लाए हो और कहां तक ले गए हो? कहां तक ले गए हो? सही है बात या नहीं? FRS के हाई एनर्जी लेवल तक। इसे आप इलेक्ट्रॉन का अपहिल मूवमेंट बोलोगे, कैसा मूवमेंट बोलोगे? और FRS का यहां एनर्जी लेवल, रिडॉक्स पोटेंशियल। कोई दिक्कत इसमें? कोई ऐसी बात जो लगे समझ नहीं आई तो पूछो।
है? ओवरऑल मूवमेंट कैसा है? ओवरऑल मूवमेंट कैसा है? अपहिल ओवरऑल। और इसको आप बताएंगे, बोलो फोटो सिस्टम 1, सही है? ये क्या हो गया है? फोटो सिस्टम 1। तो विद इन फोटो सिस्टम अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरऑल। यहां तक कोई दिक्कत? गर्दन सबकी ऊपर, आई कांटेक्ट कंपलसरी है ना? कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को भी? आगे बढ़ते हैं फिर। देखो P680 ने कहा कि यार मेरा इलेक्ट्रॉन तो आपने दे दिया प्राइमरी एक्सेप्टर को, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन दो। तो बोलो इलेक्ट्रॉन वाटर से मिलेंगे PS2 को। 1 कह रहे मेरे इलेक्ट्रॉन ले गए FRS के पास, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, है ना? तो आप बताओ PS1 को इलेक्ट्रॉन PS2 वाला मिलेगा, और वो मिलेगा फियोफाइटिन के थ्रू। किसके थ्रू? और फियोफाइटिन के थ्रू जब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है तो पहले एंटर करता है PQ में, फिर एंटर करता है साइटोक्रोम B6F में, फिर इलेक्ट्रॉन आता है PC में, और PC से P700 में। और यहां इलेक्ट्रॉन अपने आप ऑटोमेटिकली मूव करता है। यहां इलेक्ट्रॉन अपने आप ऑटोमेटिकली मूव करता है। यहां इलेक्ट्रॉन अपने आप ऑटोमेटिकली मूव करता है। यहां इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की जरूरत, इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी लेवल से, इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी लेवल से अपने आप चलेगा। सही है? हाँ या ना? बिल्कुल। तो आप समझना, जब इलेक्ट्रॉन अपने आप चलेगा तो आप बताएंगे कि फियोफाइटिन से ज्यादा कम एनर्जी किसकी है? PQ से कम एनर्जी किसकी है? और उससे भी कम एनर्जी किसकी है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा अपनी हाई एनर्जी से ऑटोमेटिकली, है ना? और लगातार एनर्जी क्या होती जा रही है? तो आप बताओ रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। सही है? बताइए, जब किसी भी कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव करते हैं, कंपोनेंट्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी लेवल से, अपने हाई एनर्जी लेवल से, तो इसे हम बोलेंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट डाउनहिल होता है। मतलब फोटो सिस्टम ETS का पार्ट नहीं है, दिमाग में डाल लो ये बात आप। फोटो सिस्टम ETS का पार्ट नहीं है। ETS फोटो सिस्टम के बीच के कंपोनेंट्स को बोलते हैं, जिसमें PQ, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और PC आता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और इसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप अपने हाई एनर्जी लेवल से, अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ चलेगा। अपने आप अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ चलेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? अच्छे से। यहां तो कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ भाई, कोई बात ऐसी लग जाए कि समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो मुझसे आप। क्या बात है, इतना बढ़िया पढ़ा दिया मैंने। हाँ, तो आप बताओ कि भाई रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चलो तो लो टू हाई चलोगे, रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चलो तो लो टू, एनर्जी के अकॉर्डिंग चलोगे तो हाई टू लो आओगे डाउनहिल में। हाँ या ना? यस और नो? अच्छे से। तो आप बताओ कि अगर मैं ETS की बात कर रहा हूं तो PQ का एनर्जी लेवल फियोफाइटिन से, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का एनर्जी लेवल PQ से, और PC का एनर्जी लेवल साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है क्लोरोफिल का। क्या वो इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना खुद का दिया? क्या इन्होंने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था? है? नहीं किया था। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है वो किसका है? तो क्या ये इस इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे? नहीं नहीं, वो कहते हैं हमने लॉस ही नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं, आगे ले लो। तो कौन यूज करेगा? अब P700 खुश हो गया कि अरे मेरा इलेक्ट्रॉन गया था, आ गया। अब आ गया तो जा नहीं रहा, क्योंकि वो छोड़ नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पे आया
है ना। तो बोलो फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या गिराई जाती है, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, बार बार यही काम चलता रहता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन PS2 PS1 में रिप्लेस करेगा वो सारे वाटर से बैलेंस हो जाएंगे। हाँ या ना, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को। और फाइनली आप बताएंगे कि जो FRS या FES है वो इलेक्ट्रॉन्स देगा NADP को और बन जाएगा NADPH। और बताइए ये मूवमेंट भी डाउनहिल मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है। और NADP को जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है वो क्लोरोफिल वाला है, क्योंकि FES अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी देगा। FES के हाई एनर्जी लेवल पर किसका इलेक्ट्रॉन था। तो बताइए कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में किसमें, फोटो सिस्टम सेकंड में मूवमेंट, ETS में। बोलो दिस डायग्राम इज सीन लाइक एज, सो इट इज कॉल्ड एज जेड स्कीम। समझे बात या नहीं, यस और नो अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर बताना। इन ETS ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बोलो इन ETS ऑफ which one component has the maximum redox potential, which one component has maximum redox potential। क्या बोलोगे, मैक्सिमम रिडॉक्स पोटेंशियल। हाँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है, ETS में केवल यही काउंट होते हैं। विच कंपोनेंट है मैक्सिमम एनर्जी इन ETS। हाँ, एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम है। क्लियर है बात, यहां तो कोई दिक्कत। चलो फिर NCERT पढ़ते हैं अपने। ये पैराग्राफ NCERT का ऐसा है जो कहा जाता है कि समझ नहीं आता है ना, लेकिन समझ आता है। ये समझ तो आता है, बस उसको समझने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। लो बेटा NCERT दे मेरे को, तो इसके साथ पढ़ लेगा। हाँ बेटा, हाँ इसमें तो P700 का ही होगा डाउन की तरफ आते आते। चलो भाई पेज नंबर 211 पे आओ। आगे टॉपिक है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्लीज वो भी NCERT खोल लेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। इन फोटो सिस्टम सेकेंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A एब्सॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ, मतलब यहां इन्होंने क्या किया है कि 700 से कम पे भी एक्साइटेशन तो, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम के साथ पढ़ाया आपको कि इन फोटो सिस्टम सेकेंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A एब्सॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ causing electron to become and jump into an orbit further from। ये देखो यहां से देखो आप, 680 पर जब लाइट गिरेगी तो ये एक्साइट हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन फार्दर फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस यहां चला गया। बोलो एक्साइटेड स्टेज क्या बनाई है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। ये वाली स्टेज कौन सी स्टेज, एक्साइटेड स्टेज। फिर देखो दीज इलेक्ट्रॉन्स जो कि जंप करके बाहर वाले ऑर्बिटल में गया, उस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, एक्साइट हो गया जो P680 से। These electrons are picked up by an electron acceptor। an electron acceptor बोलो फियोफाइटिन, वो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना, लेके क्या करेगा, which passes them to electron transport system consisting cytochromes। ये बात मैंने बहुत बढ़िया से बताई थी आपको कल। मैंने कहा ETS किसी का भी पढ़ना, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का चाहे फोटोसिंथेसिस का, साइटोक्रोम पक्का होते हैं ETS में, हाँ या ना। तो उसने कहा कि प्राइमरी एक्सेप्टर विच पासेस देम टू द ETS, है ना। अब बताओ ETS में इलेक्ट्रॉन्स का ये मूवमेंट कैसा। तो अगली लाइन पढ़ो, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। आप देखो इससे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल PQ का, PQ से ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल साइटोक्रोम B6F का, उससे ज्यादा PC का। तो ETS में देखो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल में आप बढ़ते हुए लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन एनर्जी घटते हुए लेवल पे जा रहे हैं, है ना। डिसेंडिंग चल रहे हैं आप, एनर्जी एसेंडिंग चल रहे हैं आप, बढ़ते हुए क्रम में हाई 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 रिडॉक्स पोटेंशियल, लो 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 एनर्जी, क्योंकि दोनों उल्टे चलते हैं, है ना। वेरी गुड,
समझ आ रहा है आपको? अच्छा, ईटीएस नहीं, रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर डिफाइन करना है, लेकिन आप क्या, रिडॉक्स पोटेंशियल में उल्टा हो जाएगा काम। क्या होता है कि मैंने शुरू में जब पढ़ाया तो मैंने इसको रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही बताया, लेकिन हो ये गया कि सर थोड़े दिनों के बाद आप ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डाउनहिल बता रहे हो और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, तो लो से हाई तो अपहिल होता है, इसलिए मैंने फिर साथ में एनर्जी पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, अगर मैं रिडॉक्स पोटेंशियल बोलूंगा तो एनर्जी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी साथ में, एनसीईआरटी रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू डाउनहिल होता है, लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू डाउनहिल होता है। थोड़े दिनों बाद बच्चे कंफ्यूजन लेके आ जाएंगे, सर लो टू हाई तो डाउनहिल कैसे हो गया, लो टू हाई तो अपहिल हो गया। फिर मैं कहता हूं बेटा एनर्जी के रिस्पेक्ट में देख, तो फिर मैंने एनर्जी भी पढ़ाना साथ में शुरू किया, धीरे धीरे बच्चों के डाउट कम होने लगे। अब वो क्या करते हैं, एनर्जी याद कर लेते हैं और उसका ठीक उल्टा रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, तो उनका डाउनहिल और अपहिल में भी कंफ्यूजन नहीं आता कि भाई एनर्जी का अकॉर्डिंग डाउनहिल अपहिल हो गया, और साथ में रिडॉक्स पोटेंशियल भी तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने साफ साफ ये बात क्लियर करी, मैंने कहा ईटीएस में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू, लेकिन एनर्जी जा रहे हैं हाई टू लो। सही है बात या नहीं? नहीं नहीं, हाई क्यों हो गया, क्यों कर रहा है, वाटर केवल लाइट की प्रेजेंस में कर रहा है, ये भी समझ। हमने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोला था, पानी ऐसे नहीं टूटता, पानी टूटता जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, ओईसी काम ही ये करता है, उसका एक्साइट होना जरूरी है लाइट के साथ। तो वाटर के ब्रेकडाउन से और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए किसका होना जरूरी है, लाइट का, लाइट की प्रेजेंस एसेंशियल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां देखो आप कि जब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कैरियर्स यूज, क्योंकि उन्होंने कौन सा इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, बट passes on the pigments of passed on the pigments of the photosystem। हाँ, ये कहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि मैंने लॉस किया है। तो ईटीएस के जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ईटीएस के कंपोनेंट उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज कौन यूज करता है, सही है बात या नहीं? आगे बढ़ेंगे। साइमल्टेनियसली, कल आपका संडे को टेस्ट है क्या? अच्छा, उसका असर दिख रहा है आपकी क्लास पे। मेरा सिलेबस नहीं आ रहा ना टेस्ट में। हाँ बेटा, इसलिए अगले बार पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आ जाएगी, है ना। लगातार 2-3 टेस्ट ले लेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, पहला पूरी फिजियोलॉजी का ले लेंगे तो उसमें थोड़ा सा ठीक रहेगा बच्चों के लिए। तो उसका असर दिखने लग गया क्लास में परसों वाले टेस्ट का, है ना। तो कंटिन्यू रहिए, परसों टेस्ट में तो नहीं आ रहा लेकिन हाँ नीट में आ रहा है, और इम्पोर्टेंट भी है और सिलेबस में भी है, चाहे नया देखो पुराना देखो, वेटेज बढ़ जाता है इससे। चलो आप मेरी क्लास में बस सीरियस होकर बैठो, और मैं आपको बता दूं कि मेरे को, मैं सख्त हूं नहीं, मुझे सख्त होना पड़ा, ये समझ लो मेरी बात। पढ़ाते टाइम में इतना सख्त नहीं होता, लेकिन मुझे सख्त होना पड़ा क्योंकि आपकी क्लास की हरकतें ही ऐसी थी शुरू के दिनों में जब मैं आया यहाँ पर। अभी 2 ही दिन हुए थे मुझे आए हुए, लेकिन मुझे पता चला कि क्लास का माहौल ही गड़बड़ चल रहा है, तो इसलिए मुझे सख्त होना पड़ा, और मैं सख्त रहूंगा इस क्लास के साथ, मैं क्लियर कर दूं ये बात, मास्टर प्रो 1.0 के साथ, ठीक है। बिल्कुल, तो ईमानदार रहिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई में कोई दिक्कत है, पढ़ाई के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि यार मेरे को यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन इनडिसिप्लिन नहीं, ना क्लासरूम में ना सिस्टम में, वो बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। मेरे लिए हर बच्चा इक्वल वेटेज रखता है, यहाँ पर पहले बेंच से लेकर लास्ट बेंच तक, ठीक है। और शायद आप लोग तो ऐसा भी है कि भाई हम जितने भी टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं कोटा के अंदर या कहीं भी इंडिया में, कहीं पर भी इंडियन टीचर्स का ये होता है कि भाई वो गुरु चेले वाली बात है, और वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों से भी पहले मानते हैं, है ना। और एक टीचर अपने बच्चों को उतना नहीं पढ़ा पाता जितना अपने स्टूडेंट को पढ़ा देता है, तो प्रायोरिटी हमेशा वो स्टूडेंट्स को देता है क्योंकि उससे उसका घर चलता है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, आप इनडिसिप्लिन मत करिए, मस्त रहिए। मैं इतना बुरा नहीं हूं, लेकिन सख्त हूं क्योंकि मुझे होना पड़ा, सख्त बात, सच बात है ये, यही सच्चाई है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप ईमानदार से रहिए। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि यार यहाँ थोड़ा दिक्कत चल रही है, आप मुझसे बात कर सकते हैं बेझिझक। बायोलॉजी तो ठीक करवा दूंगा मैं आपकी,
क्योंकि पेपर केवल किससे आता है? हाँ, और बच्चा उस रास्ते से थोड़ा भटक गया है, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं। तो साइमल फिर ऐसा होता है कि यार बाहर से आ गया तो मैं पूछ लेता हूं कितने आ गए बाहर से, एक दो, तो 100 में से एक दो, पीछे कितने बचे? वो तो एनसीईआरटी के ही हैं, और वो एक दो छोड़ने का ऑप्शन भी है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन फिर भी मेंटली वो तैयार हो जाता है, अगर आ गया तो भाई जिससे आ रहा है पहले वो कर ले, फिर तो वाला भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो साइमल्टेनियसली, देखो लाइट PS1 और PS2 पे एक साथ गिरती है, एक साथ, अलग अलग नहीं गिरती। तो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 are also excited when they receive the red light of wavelength 700 and are transferred to another acceptor molecule। अदनान नाम का बच्चा है एक ऑनलाइन, उसने ये लाइन पूछी है मुझसे कि सर ये दैट हैज ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल वाली लाइन समझाओ। तो मैं तब तक चुप रहा, लेकिन अब मैं बता रहा हूं उसको। अदनान सुन ले बात ध्यान से, अगर तू ऑनलाइन है तो, और अगर चला गया है तेरे को लगा कि मेरा डाउट तो सर देख नहीं रहे, तो फिर कोई बात नहीं, आप सुन लो कि यहां लिखा है कि आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर दैट हैज ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। तो इसको ऐसे समझना है कि जब P700 पर क्या गिरेगी, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेज है, P700 की ये, और यहां इसका एनर्जी लेवल और रिडॉक्स पोटेंशियल, इसकी कंपेयर में FRS का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, तभी वो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये लाइन इन दोनों को कंपेयर करके लिखी है कि जब लाइट PS1 पर गिर जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सेप्टर के पास जाएंगे जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल इसकी एक्साइटेड स्टेज से दैट हैज ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो, यस और नो, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इन दोनों स्टेजेस को कंपेयर करते हुए लिखा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन उस एक्सेप्टर के पास जाएगा जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा। समझ पाए बात या नहीं? बढ़ते हैं फिर आगे। अदनान भी, तू भी बता भाई, ऑनलाइन है तो यस सर भी बोल। उसने कहा कि मैं ऑनलाइन हूं, 2 बार लिखा उसने अपना डाउट। हाँ हो गया, क्लियर है अब उसका डाउट भी, आपका भी क्लियर है। ये लाइन कंफ्यूज करती है बच्चे को कि रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा वाला कैसे, तो आप बताइए एक्साइटेड से इससे कंपेयर कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप फिर बताना ना, आपको सीधा हमारे एनसीईआरटी में यही है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, रिडॉक्स पोटेंशियल हमेशा रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग बनता है। स्केल बनता है यूं, ऐसे, बीच में होती है लाइन जीरो की, इधर एनर्जी लेवल होता है लो, रिडॉक्स पोटेंशियल होता है हाई, इधर एनर्जी लेवल होता है हाई, रिडॉक्स पोटेंशियल होता है लो। अब बता P680 यहां है, इस पे क्या गिरेगी, तो फिर ये यहां जाएगा, फिर फियोफाइटिन यहां है, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा, फिर फियोफाइटिन यहां आएगा, फिर PQ यहां है, फिर PQ को ये इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, फिर PQ यहां आएगा, हर बार जेड बनता है, इसे जेड स्कीम कहते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन उतने रियलिटी में जा ही नहीं रहा मैं, पूछ क्यों? क्योंकि मैं तो उतना ही पढ़ाऊंगा जितना किसमें है। हाँ सिंपल बात है, समझ पाए हैं बात या नहीं? इसलिए मैं आपको इतना डिटेल नहीं करवा रहा, नहीं तो मैं इसकी वैल्यूज के साथ करवा सकता हूं कि भाई इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, लेकिन इतना कुछ है ही नहीं ना। तो मुझे कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि, हाँ तो आप बताइए कि विद इन फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो अपहिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि भाई दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव्ड डाउनहिल अगेन, यहां पर इलेक्ट्रॉन FRS के पास आ गए, अब यहां से डाउनहिल अगेन, सही है, this time to a molecule of energy rich NADP, the addition of these electrons reduce the NADP plus to, यहां तो कोई दिक्कत? अब इसको फिर से उसने रिवाइज करवाया आपको, दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा एनसीईआरटी पढ़, मेरे चेहरे पे नहीं लिखा हुआ, दिस होल स्कीम ट्रांसफर ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम PS2, देखो इधर है ना, uphill to the down the electron transport chain to excitation of फिर से ट्रांसफर टू अनदर FRS,
और and finally downhill to NADP plus reducing it to this called as due to its characteristic. सही है बात या नहीं? And this shape is formed when all the carriers are placed in the sequence on the redox potential scale. कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं? हाँ मैं तो मेरे से पढ़ा हुआ है ना इसलिए तो बाकियों का पूछ रहा हूं। ये कह रहा है कि एक लाइन है बीच में, आपको बताता हूं सबको इसका डाउट क्या है। NADP लिखा है एनर्जी रिच NADP। अगर NADP एनर्जी रिच है तो ये मूवमेंट डाउनहिल कैसे? क्योंकि डाउनहिल का मतलब तो होता है हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, यही डाउट है। तो मैं कहता हूं कि भाई आप ऐसे बताओ, अमिताभ और अंबानी में से गरीब कौन? अरे कोई नहीं, गरीब हम हैं, ऐसे बोल। आप तो ये पूछो कि कम अमीर कौन? हाँ ऐसे तो बोलो, दोनों ही एनर्जी रिच है बोलो। लेकिन ये अमिताभ और ये अंबानी, ये FRS है, ये NADP। NADP एनर्जी रिच है, लेकिन NADP की एनर्जी बियॉन्ड FRS नहीं है, बिलो FRS है। तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में मूवमेंट कैसा है? इसलिए तो जेड स्कीम बनाते टाइम अपहिल डाउनहिल अपहिल डाउनहिल यही रख दिया मैंने। अगर NADP का एनर्जी बहुत तो ये M स्कीम होती। सही है बात या नहीं? लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं हम? जेड स्कीम, क्योंकि FRS और NADP का एनर्जी का डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। यहां तो कोई डाउट किसी को? पक्का? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको कोई डाउट है तो बताएं, वरना नो सर लिखें सबके सब, या क्लियर या नो सर लिखें। अतुल लिख रहा है कि सर आप ELP और मॉड्यूल सेंड कर दीजिएगा कम्युनिटी पे प्लीज, ताकि हम भी क्वेश्चन कर सकें। दोनों भेज दूंगा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद। मॉड्यूल का मैं आपसे वादा नहीं करता, लेकिन ELP पक्का भेज दूंगा। मॉड्यूल का एक्सेस अगर मेरे पास होगा तो मैं भेजूंगा, वरना ELP तो पक्का भेजूंगा मैं। ठीक है भाई, बढ़े आगे। हाँ पहले तो ये समझ के हम नहीं करवा रहे, इवोल्यूशन में ऐसा डेवलप हुआ है और हम पढ़ रहे हैं, पहले तो ये समझ। और इस सिस्टम को डेवलप करने में करोड़ों साल लगे हैं। पहले एल्गी आए, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो तक आते आते ये सिस्टम डेवलप हुआ धीरे धीरे इवोल्यूशन के अंदर। तो एक दिन की बात नहीं है। सही है बात या नहीं? तो ये मैं नहीं करवा रहा, ऐसा प्लांट में होता है, हम उसे पढ़ रहे हैं। पहले तो ये क्लियर कर ले। दूसरी बात जो समझनी है, इसका कहना ये है कि P680 सीधा इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ऐसे क्यों नहीं हो रहा? तो बताओ, ये रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ते हुए रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और मेरे से बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा था कि कौन सा क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? बोलो, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल उसके प्राइमरी एक्सेप्टर से मैच करता है। मान लो मैं बहुत सारे क्लोरोफिल ए और मैं कहता हूं कि यार मैं बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए जो हूं प्राइमरी एक्सेप्टर को दे सकता हूं, तो फिर सब कहते हैं कि ले तू एनर्जी ले और तू अपना इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को दे। मतलब जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल मैच करेगा किससे? प्राइमरी एक्सेप्टर से, वो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होगा। क्लियर है बात या नहीं? होते बहुत सारे हैं, लेकिन जो इजीली इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को दे सकता है वो रिएक्शन सेंटर का काम करता है। ठीक है? और ये मैं नहीं करवा रहा, मैं पहले क्लियर कर दूं इसको। ऐसा प्लांट्स में होता है, हम उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो जी, हो गया लाइट रिएक्शन। एक लास्ट बात बताता हूं, फिर डार्क रिएक्शन पे आते हैं। लास्ट बात ये बता रहा हूं कि भाई जो NADP है, कौन? बोलो, इस पे प्लस चार्ज है। आपने वाटर तोड़ा ना, वाटर, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? किसको दिए फाइनली? NADP को। दो इलेक्ट्रॉन आए तो ये NADP पहला इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस कर देगा चार्ज, दूसरा इस पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन के साथ दो क्या आएंगे? तो आप बताओ, एक नेगेटिव चार्ज इस पे है और इस पे दो H आ रहे हैं, तो एक H तो इससे टाइटली जुड़ जाएगा NADPH, लेकिन दूसरा H प्लस इसमें टाइटली नहीं जुड़ पाएगा, लूज जुड़ेगा, इसलिए इसको लिखते हैं NADPH प्लस H प्लस। कई जगहों पर लिखा हुआ है NADP, नहीं नहीं, केवल H। इसका मतलब आप समझ लो दूसरा H है लेकिन लिखा नहीं हुआ। बोलो, NADPH तब बन पाया है जब दो क्या आए हैं? पहला इलेक्ट्रॉन इसका प्लस चार्ज बैलेंस करेगा, दूसरा इसमें माइनस चार्ज लाके पहले H प्लस को जोड़ेगा। तो NADPH में इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं?
दो, तो पहला एच तो जुड़ा ही है, दूसरा लूज जुड़ा, उसको लिखा नहीं। इसका मतलब अगर NADPH लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी यही है। और मैंने क्या किया, इतनी कहानी करने की बजाय आपको लिख के दे दिया NADP, तो आप दुखी मत होइएगा, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दूसरी बात समझो, NADP कौन, फोटोसिंथेसिस में, और NAD रेस्पिरेशन में। NADP NAD 224 नंबर पेज खोलो एनसीईआरटी का, थोड़ा जल्दी से हाथ चलाओ। 224 समरी है फोटोसिंथेसिस की, पहला पैराग्राफ है, नीचे से ऊपर की ओर छठी लाइन है, 6th लाइन में लिखा है फॉर्मिंग NAD प्लस फॉर्मिंग NADH2, यहां होना चाहिए NADP फॉर्मिंग NADPH2, क्योंकि फोटोसिंथेसिस है ये। NAD तो रेस्पिरेशन में होता है, बोलो मिला नहीं? समरी में 224 नंबर पेज, पहला पैराग्राफ है ना, नीचे से ऊपर की ओर 6th लाइन, मिल गया भाई सबको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर लोग कर देते हैं मॉड्यूल शेयर, इसलिए बोला हूं। हाँ अतुल, मेरे पास होगा तो मना किसी बात के लिए नहीं करता बेटा मैं। साहिल कह रहा है कि ये मेरा डाउट था, अब क्लियर हो गया, होना ही है वो तो, चैप्टर खत्म होते होते तो कुछ बचेगा ही नहीं। चलो आगे बढ़े, चलो जी अब बात करते हैं डार्क रिएक्शंस की। किसकी बात करेंगे? डार्क रिएक्शंस की। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? डार्क रिएक्शंस। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? लाइट रिएक्शन में क्या क्या यूज किया, बोलो। लाइट थी, लाइट जब किस पे गिरी तो वाटर टूट गया उसके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए। लाइट किस पे गिरी तो वाटर टूट गया उसके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए। ऐसा हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट कितनी है, बोलो। लाइट, CO2, वाटर, पिगमेंट्स, उनमें से 3 तो काम आ गई, CO2 रह गई, है ना। CO2 कहां काम आएगी? डार्क रिएक्शन में। तो अब बताओ कि स्ट्रोमा में क्या चलेंगी, क्या चलेंगी? उन डार्क रिएक्शन से क्या बनेगा, क्या बनेगा? ग्लूकोज के लिए काम कौन आएगा, कहां से? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, आप बताइए, जब हमने लाइट रिएक्शन में इन तीनों का यूज करते हुए लाइट रिएक्शन चलाई तो NADP ATP बनाया हमने, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी, और ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जैसा बनेगा वैसा, जैसा बनेगा वैसा, सही है बात? यस और नो? तो आप बताइए, ऑक्सीजन जैसा बना वैसा ही, लेकिन ATP और NADPH2 कौन कौन आर यूज्ड इन, और फिर क्या बनेगा? यस और नो? एनर्जी रिच इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बोला था ना इनको हमने, एनर्जी रिच इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बोला था ना इनको हमने। यस और नो? बिल्कुल। एनसीईआरटी भी लिया बेटा तेरी। नाम क्या है आपका? भाग के आ इधर, खुशबू वाले काम नहीं हो रहे। नाम क्या है? खुशबू। कहां से हैं आप? हरियाणा से। क्या करने आ गई आप इतनी दूर? है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? तबीयत ठीक है आपकी तो वहां खड़े हो जाओ, फिर भाग के जाओ। खड़े खड़े तो नहीं सोते आप? फिर ठीक है। बोल, पढ़ाते ही बहुत हो आप, बोल ऐसे। चलो, हाँ 1.5 घंटे क्लास यहाँ झेल नहीं पा रहे हो आप, और इसमें भी क्या है कि मैं पूरा एक्टिव हूँ आपके लिए कि भाई तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले। कॉलेज में जाओगे तो प्रोफेसर कुछ नहीं कहेगा आपसे, पढ़ाएगा निकल जाएगा, तू पढ़ चाहे ना पढ़, सेमेस्टर में देखेगा वो। हाँ, पास हो गया तो कर देगा, नहीं होगा तो हाँ। और फिर पता चलेगा कि इस साल तो मतलब पहले सेमेस्टर में 5 पेपर थे, 3 में पास हो गया, 2 में फेल, अगले में फिर 5 हैं तो 7 हो गए, है ना। हाँ, 6 में पास हो गया, 1 रह गया, जोर तो बहुत लगाया था, बाकी सब 5-5 में पास हो रहे हैं। आप हर साल एक एक्स्ट्रा, मतलब हर सेमेस्टर में एक एक्स्ट्रा पेपर दे रहे हो, तब पता चलेगा कि भाई पढ़ाई किसको कहते हैं। और ठीक था कि मास्टर तब छेड़ता था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सिटिंग हो गई हमारी।
नहीं समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। विल पावर को बचा के रखिए अपनी। घर छोड़ के इतनी दूर बैठे हो आप, अपने माँ बाप के आंखों के तारे हो, नहीं उन फिर हर कोई है माँ बाप के लिए प्यारा, नहीं है क्या? लेकिन फिर भी माँ बाप ने अपने पत्थर पे, दिल पे पत्थर रख के यहाँ छोड़ रखा है आपको। सच बात है ये, हंस रहे हैं। समझदार बनिए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, बहुत दूर जाना है हमें। तो लाइट, फूड पिगमेंट, वाटर, एटीपी और NADPS2 बनाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ बाई प्रोडक्ट है। अब मुझे ये पूछना है कि डार्क रिएक्शन जो है, क्या ये फोटोसिंथेसिस है? यस और नो? यस और नो? अच्छे से, बिल्कुल। देखो, एक बच्चे का डाउट है, वो कह रहा है कि यहाँ ना एनसीईआरटी ने एटीपी बनता हुआ दिखाया, ये कैसे बना था, है ना? और इसको पता होना चाहिए कि कल 1 घंटे 10 मिनट मैंने इसी में लगाए थे कि कैसे बना था। आप बताओ, जब इलेक्ट्रॉन PQ से क्रॉस हो रहे थे ना, तो H+ आयंस स्ट्रोमा से कहां आ रहे थे, और दूसरा जो वाटर ब्रेक हो रहा था उससे ल्यूमेन में H+ आयंस की अमाउंट बढ़ रही थी, तो ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था, और जब ग्रेडियंट टूट रहा था तो एटीपी बन रहा था। याद है ना आपको? तो डार्क रिएक्शन जो है कौन, दिन में चलती है रात में, दोनों टाइम? हाँ, यस और नो? क्या ये फोटोसिंथेसिस है? यस और नो? दोनों टाइम चलता है? नहीं भाई, रात को लाइट रिएक्शन तो है ही नहीं। रात को लाइट है क्या? एटीपी और NADPS2 बनेगा? तो कैसे चलाओगे डार्क रिएक्शन? अच्छा, नाम डार्क है। बोलो, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही दिन में चलती हैं, जब फोटोसिंथेसिस दिन में होता है। डार्क रिएक्शन नाम दिया गया, इसको हम बिना लाइट के चला सकते हैं एटीपी और NADPS2 देकर। अब जैसे मैंने ये बात समझाई, बच्चा फिर काउंटर पे, अच्छा एटीपी और NADPS2 स्टोर करके रख लेंगे। मैं फिर पूछता हूँ कि तू सेल बता मेरे को, प्लांट सेल में क्या क्या होता है? बोलता है वॉल, फिर अंदर बोले मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म, उसमें बोल लिक्विड पार्ट साइटोसोल और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल। मैंने कहा नाम बता क्या क्या याद है? कह रहा ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल होती है एक बड़ी, माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल है ना सर, हाँ प्लास्टिड्स भी होते हैं, और मैंने कहा बोले माइक्रो बॉडीज होती है। मैंने कहा और बोलो राइबोसोम होते हैं। मैंने कहा इसमें से एक भी सेल ऑर्गेनल ऐसा बता दे पूरा चैप्टर नंबर 8 में जो एटीपी और NADPS तो स्टोर करता हो। एनर्जी स्टोर ही नहीं होती, एनर्जी बनती है और काम आती है। एनर्जी बनती है और काम आती है, स्टोर नहीं होती। तो रात को कैसे काम करवाओगे आप? एटीपी और NADPS तो स्टोर हो ही नहीं रहे, तो बनेंगे और काम आएंगे। तो बताओ डार्क रिएक्शन कब चलती है? मिसनोमर टर्म, मिसनोमर, मिथ्या, नाम के साथ काम मैच। हाँ, नाम विशाल है, हाइट 4 फुट है। हाँ, मिसनोमर समझा रहा हूं मैं आपको, नहीं समझ रहे? मैंने अभी भी खुशबू को बोला था कि भाई नाम से काम मैच नहीं कर रहा, मिसनोमर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस, और नाम सत्यवीर, सत्यवान, और वीर भी लगा हुआ है नाम में, और सत्य भी, सच आज तक नहीं बोला, डर चीटी से जाएगा। ये है मिसनोमर, मिसनोमर मिथ्या, जिसका नाम से काम मैच। तो आप बताओ नाम क्या है? दिन में चलती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए एनसीईआरटी ने व्हाट इज डार्क रिएक्शन नहीं पढ़ाया हमें। सही है बात या नहीं? एनसीईआरटी ने पूछा कि वेयर आर द एटीपी और NADPS2 आर यूज्ड, आपने कहा इन डार्क रिएक्शन। एनसीईआरटी ने कहा कि सही शब्द बोलो, बायोसिंथेटिक फेज। सही है। और फिर कहा कि बायोसिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन सर मिसनोमर टर्म। नीचे क्वेश्चन मिलेगा आपको सेकंड पैराग्राफ के बाद। फिर एक बात और समझना मेरी, आप ये बताओ कि भाई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में फर्क थोड़ा सा है। पूछो क्या? जैसे हमने प्लांट को लाइट देना बंद किया ना, तो लाइट रिएक्शन सडन बंद हो जाती है, सडन। खुशबू तो अभी भी नहीं पढ़ रही बेटा, तेरे को पता है मैं कौन से पेज पे पढ़ा रहा हूं? कौन सा पेज है? हाँ, 214। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप बताइए, लाइट देना बंद करो ना तो हाथों हाथ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे 7 बजे लाइट देना बंद करो, तो बोलो 7 बज के 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 मिनट, 20 मिनट, एक दिन, एक
घंटा बोल दो बस, ज्यादा नहीं, इतना लंबा लेके नहीं जाना। वैसे मैं 1 घंटे का टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे ने एक कमेंट लिखा है कि लाइट बंद होने के बाद भी 1-2 घंटे तक डार्क रिएक्शन चलती रहती है। 1-2 घंटे तक नहीं, कुछ मिनट सेकंड्स तक चलती रहती है। तो बोलो डार्क रिएक्शन सडन बंद नहीं होती और लाइट रिएक्शन सडन बंद होती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब लाइट देना बंद करने के बाद भी डार्क में कुछ टाइम के लिए चल जाती है कौन? तो सडन बंद और सडन बंद नहीं। ये बेसिक डिफरेंस आपको यहां याद करना है। समझ पाए हैं बात या नहीं? अच्छे से बताइए। डार्क रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है ना बच्चे, वो केल्विन साइकिल है। डार्क रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? बोलो। एक साइंटिस्ट हुए मेल्विन केल्विन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था क्लोरोप्लास्ट पर। किस पर? ये क्लोरोप्लास्ट था क्लोरेला एल्गी का, क्लोरेला यूनिसेल्यूलर। ठीक है, उनके क्लोरोप्लास्ट पे स्टडीज की। इन्होंने क्या किया बच्चे, बाहर से इसको CO2 प्रोवाइड करवाई लाइट की प्रेजेंस में। बोलो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट CO2 प्रोवाइड टू क्लोरोप्लास्ट बाय मेल्विन केल्विन। जैसे उन्होंने लाइट की प्रेजेंस में CO2 प्रोवाइड करवाई तो इसमें क्या बन गया? ग्लूकोज। उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई जब मैं CO2 देता हूं तो क्या बनता है? तो उन्होंने कहा जो कार्बन CO2 में है वही कार्बन, जो कार्बन CO2 में है वही कार्बन ग्लूकोज में है। वही बात है, हम तो प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ बताओ। तो बताओ, ये बायोकेमिस्ट्री के बंदे थे। बायोकेमिस्ट्री के मतलब हो गया केमिकल रिएक्शंस पे स्टडी करने वाले, और इन्होंने यहां कार्बन दिया रेडियो एक्टिव CO2 में C14। जनरल कार्बन होता है C12। सही है। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन कब चलती हैं? दिन में, रात में? और डार्क रिएक्शन, हाँ दिन में, दोनों टाइम नहीं चलती। सबसे ज्यादा जोर आपकी क्लास में इस बच्चे ने लगाया था, दोनों टाइम। दोनों टाइम नहीं, केवल दिन में। तो C14 जो है, जब इन्होंने इसको दिया तो बताओ C14 इनको किस में मिल गया? प्रूफ हो गया। दूसरा बताओ, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट भी मिल गए। क्या मिल गए? तो बोलो इंटरमीडिएट मिलने से यह भी पता चल गया कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। उस प्रोसेस के इंटरमीडिएट कंपाउंड हमें पता चल गए। और बताओ वो जो प्रोसेस था ना, उस प्रोसेस का नाम क्या था और उससे क्या बनता है? और ये चलता तब है जिसको क्या मिलती है? किसकी प्रेजेंस में? लाइट रिएक्शन चल रही है तो ATP और NADPH2 बनेगा। फिर अगर CO2 उसको मिल जाती है तो एक प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज बनता है। उस प्रोसेस का नाम, प्रोसेस का नाम, हाँ ऐसे समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और एक बात याद कर लो बाय डिफॉल्ट। पूछो क्या? बोलो ऑल फोटोसिंथेटिक organisms form, produce their food by Calvin cycle। इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है। और सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, अच्छा नीला पेन लास्ट तक दिखता है क्या? दिखता है? कितनों को नहीं दिख रहा? कम दिखता, दिखता तो है ना? फिर ठीक है। नहीं मैं अब ध्यान रखूंगा ना। अब जिनको जो पढ़ते नहीं वो कहते हैं हाँ हाँ दिख रहा है उनको क्या फर्क है हाँ हाँ सही है। चलो, तो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल? तो आप बताइए। हर अब बच्चा क्या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पूछता ना, ऑल तो काउंटर पे आता है। सर ऑक्सीजनिक या नॉन ऑक्सीजनिक? मैं कहता हूं दोनों ही। दोनों ही फोटोसिंथेसिस करता हो, चाहे ऑक्सीजनिक हो और चाहे ग्लूकोज, वो केल्विन साइकिल से बनाएगा। ठीक है। और आप बताइए, इसके लिए मेन एंजाइम जो है ना केल्विन साइकिल का, उसका नाम है रुबिस्को। बोलो रुबिस्को इज मेन और मेजर एंजाइम फॉर केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का मेन मेजर एंजाइम कौन? हाँ समझ रहे हैं बात या नहीं? यहां तो कोई प्रॉब्लम? और ये काम ना मेल्विन केल्विन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया। एनसीईआरटी ने मेंशन किया ये लाइन। हुआ क्या कि सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरे और वहां नुकसान हुआ,
पूरे वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म होगा यार गलत हो गया, ऐसा नहीं होना। क्रिटिसाइज किया ना सबने, तो सबको लगा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज ही बैन कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना एक्टिव रेडियो एक्टिव एटम होंगे, ना बम बनेंगे, ना फूटेंगे। मैक्सिमम लोग हाँ के नारे में थे कि हाँ यस ठीक है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे थे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। उनमें से एक मेल्विन कैल्विन थे, और ठीक उसी टाइम पे इन्होंने स्टडी भी की, और इन्होंने कहा कि अगर आप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज क्या कर देंगे, बैन कर देंगे, तो आप बायोलॉजी में, इवोल्यूशन में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उनका मैकेनिज्म समझाने में आप सब फेल हो जाएंगे। और आज देखो, आप किसी भी प्रोसेस का अगर बायोकेमिकल नेचर या बायोकेमिकल प्रोसेस या मैकेनिज्म देखते हैं आप, तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज करते हैं। आपने कहा ऑक्सीजन CO2 से नहीं, वाटर से निकलती है, रेडियो एक्टिविटी से बताया ना। आप कह रहे हैं जो कार्बन CO2 का है वही ग्लूकोज में है, रेडियो एक्टिव से बता रहे हैं ना आप कहते हैं जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, प्रोटीन नहीं। सल्फर का रेडियो एक्टिव यूज करते हो ना। ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव्स हैं बच्चे, जिनका यूज किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले केमिकल प्रोसेस का मैकेनिज्म समझाने के लिए। तो उस टाइम पे फिर इनका यूज बैन नहीं हुआ, और आज भी हम इनको स्टडी करते हैं, लेकिन एक दूसरे पे यूज नहीं करते, नॉर्म्स बन गए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। और आप बताइए, इसके लिए मैं इतना जोर इस पे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछो क्यों। पेज नंबर 173 174 खोलो आप एनसीईआरटी का, 173 174 फुर्ती से। यहां पर ना आपको एक डायग्राम दिखेगा, देखो दिख रहा है क्या, मेल्विन कैल्विन के नाम से फोटो है। अरे 2273 पे चली गई लड़की, 173 बोल रहा हूं मैं। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट शुरू हो रही है ना, तो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट शुरू होते ही साइंटिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो किसका है, किसका है, हाँ मेल्विन कैल्विन का। समझ रहे हैं बात या नहीं। तो आप बताइए कि आपको इन साइंटिस्ट को याद करना है। बोलो, सेल बायोलॉजी जब हम पढ़ी थी किसको पढ़ा था, तो सेल बायोलॉजी पढ़ते टाइम था GN रामाचंद्रन, एग्जाम में उनपे भी क्वेश्चन आ चुका है। डाइवर्सिटी शुरू करते हैं तो अर्नेस्ट मेयर, उनपे भी पूछा जा चुका है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता, और ये साइंटिस्ट हमारे एनसीईआरटी में दिए गए, तो इनको जरूर पढ़ना है। बोलो, इनको जरूर पढ़ना है। समझ रहे हैं बात या नहीं, बिल्कुल। ये तो हिसाब किताब बहुत लिख रखा है इसने। हाँ, टोटल जोड़ रखे हैं कि इतने रुपए का ये आएगा, इतने रुपए का ये आएगा, टोटल रुपए ये है। यही कर रही थी, क्या करूं इन बच्चों का मैं। चलो, क्लियर है बात आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, जब हम डार्क रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास डार्क रिएक्शन के बेसिस पर 3 टाइप के प्लांट हैं। एक आपको याद करने हैं, बोलो C3 प्लांट्स। एक आपको याद करने हैं C4 प्लांट्स, और एक आपको याद करने हैं CAM प्लांट्स। बोलो, याद नहीं करेंगे हम इनको, मना कर दो मुझे ऐसे, बोलो नहीं याद करेंगे। पढ़ लेंगे एक बार बस आपके साथ, क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये टर्म जो कैम प्लांट है, अदर प्लांट के नाम पर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में है, तो कैम प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। तो 5-10 मिनट में इनके बारे में बता के जाऊंगा, डिटेल में C3 और C4 की करवाऊंगा, इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम। ठीक है खुशबू। चलो, तो पहला प्लांट कौन सा है, बोलो। C3 प्लांट्स में प्रोसेस चलता है C3 साइकिल, कौन सा। C4 प्लांट्स में चलता है C4 साइकिल, कौन सा। C3 में, C4 में। समझ रहे हैं बात या नहीं, हाँ या ना। अब आप बताओ कि जब हम C3 और C4 की बात करते हैं, किसकी, तो आप बताइए, फूड फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस तो एक ही है, और उसका नाम क्या नाम है, केल्विन साइकिल। और ये सभी ऑर्गेनिजम्स में चलता है। ये क्या हो गया है, ठीक है। अब बताओ कि इसमें जब CO2 आएगी पहली बार, तो किसी ना किसी कंपाउंड से तो जुड़ेगी। तो बोलो, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 साइकिल इज RUBP with 5 carbons. बोलो, RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इसमें कार्बन, इसमें कार्बन,
C4 प्लांट में बोलो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, बोलो PEP कार्बन 3, बोलो फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट, सही है। और बोलो जब CO2 जुड़ जाती है तो जो फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, गर्दने सबके ऊपर, ध्यान सबका बोर्ड पे, ये नहीं कि सर तो लिख रहे हैं चलो अपने 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, हाँ ऐसे नहीं। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बोलो ऐसे, बोलोगे PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बोलो फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, कार्बन कितने, बोलो तभी तो इसको नाम दिया, तभी तो इसको नाम दिया, अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर आप बताओ कि C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बोलेंगे, कार्बन, बोलो OAA, बोलो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कार्बन, तभी तो एक स्टेटमेंट बोलता हूं, इन फोटोसिंथेटिक प्लांट C3 एंड C4 फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स, सही बात है, दोनों में एसिड है ना। इन फोटोसिंथेटिक प्लांट C3 एंड C4 फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आर ऑर्गेनिक एसिड विथ 3 कार्बन्स, 3 and 4 कार्बन्स, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। आप बताइए C3 प्लांट्स में C3 साइकिल, बोलो ऐसे, एक ही टाइप की सेल्स में चलता है, उनका नाम है मीजोफिल, नहीं केवल मीजोफिल C3 में, और मीजोफिल में रुबिस्को, रुबिस्को से कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, सही है। लेकिन C4 प्लांट्स में ये प्रोसेस चलता है, बोलो एक सेल है इसमें मीजो और दूसरी सेल है इसमें, सही है, और यहां एंजाइम काम करेगा पेप्केज और इधर काम करेगा रुबिस्को, अच्छे से। अच्छा बंडल शीट किसमें होती है, C3 C4 दोनों में, काम C4 में करती हैं। अच्छा अपेंडिक्स आप में कैटल्स में, काम किसमें कर रही है, आपके लिए तो वेस्टिजियल हो गई, हाँ या ना। तो वैसे ही फंक्शनल किसमें है, किसमें है, वेरी गुड, बढ़ू आगे। अच्छा C3 प्लांट में कौन सा साइकिल, शाबाश, C3 साइकिल का पहला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, फुल फॉर्म बताओ, है पहले क्या बोला था तूने, नहीं नहीं सबसे पहले रुबिस्को, हाँ 1,5 बिस्फॉस्फेट, फिर तेरे को समझ आएगी, गुरुजी ने पकड़ ली बात, फिर तू बदल गया, ऐसे मत कर। चलो इसमें बताओ C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP फॉस्फोइनॉल, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C3 का, और C4 का OAA, सही है बात या नहीं, सही है। अच्छा एक बात और पूछता हूं, C4 साइकिल कितनी सेल में चलता है, कौन कौन सी, सही है। एक बात और पूछता हूं, C3 प्लांट्स में कौन सा साइकिल, C3 साइकिल कौन से प्लांट्स में, मैंने कहा C3 प्लांट्स में कौन सा साइकिल, कह रहे C3, फिर मैं पूछा C3 साइकिल कौन से प्लांट में, क्या C3 प्लांट सब में। अच्छा ऐसे पूछता हूं, मेरे को बताओ, सही आंसर दे दोगे तो ये समझ आ गया। आपको प्लांट फिजियोलॉजी किसने पढ़ाई, मैंने प्लांट फिजियोलॉजी किसको पढ़ाई, नहीं, हाँ तो सबको आता ही तो फिर वो C3 साइकिल मुझे मान लो ना आप,
तो C3 प्लांट्स में C3 साइकिल ऐसे होता है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब C4 प्लांट्स में केवल C4 साइकिल नहीं, C3 साइकिल भी चलता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि C4 प्लांट में C3 साइकिल कौन सी सेल में चलता है? C4 में, बंडल शीथ में, क्योंकि केल्विन साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए? और रुबिस्को कहां है? मीजोफिल में तो है ही नहीं। ओ, गलत हो गया है ना, लगातार 3 बार एक ही बात बोल दी इसने। तो इसको बोलना है अब बंडल शीथ सेल के अंदर केल्विन साइकिल। पेज नंबर 215, वेयर आर द एटीपी एंड NADPS2 आर यूज्ड, कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 216, पहला पैराग्राफ, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर से पहले पहले सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। और आप बताएंगे कि ये जो सब बातें यहां पर हैं, हाँ या ना? ये लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सब किसमें है? लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सब किसमें है? NCERT में। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसलिए इनको पढ़ना, इसलिए बार बार रिवाइज करवाया मैंने 2 बार आपको, ताकि आप 215 216 नंबर पेज पढ़े तो आपको समझ आएगी यार ये तो NCERT से पढ़ाया सर ने हमें, सीधा केल्विन साइकिल शुरू नहीं किया NCERT ने। और सुनो, अगला टॉपिक है प्राइमरी CO2। अब हुआ क्या कि भाई हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C3 में ये और C4 में ये, तो हमने क्या किया कि C3 प्लांट और C4 प्लांट के लिए हवा में तीर चला दिए। पूछो कैसे? भाई C3 प्लांट में पहला स्टेबल कंपाउंड कौन है? कितने कार्बन का? तो हमने कहा कि इसमें जो CO2 जुड़ती है वो 2 कार्बन के प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में जुड़ती है। पहले कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो कितने कार्बन का होता है? प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो कितने कार्बन का होता है? अरे बोलो। हाँ, और उसमें क्या जुड़ गया? टोटल कार्बन। उसमें क्या जुड़ गया? CO2, तो टोटल कार्बन। फिर इसने C4 में क्या बोला हमने कि पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का है, OA। तो हमने कहा कि भाई पहला स्टेबल कंपाउंड OAA है तो CO2 3 कार्बन के कंपाउंड में जुड़ती है। बोलो ये तीर तो लगा निशाने पे, ये गलत हो गया। बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि C3 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर तो 5 कार्बन का है, जिसको हम, और फिर इससे PGA के 3-3 कार्बन के 2 मॉल बनते हैं। और ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर वाले पैराग्राफ में, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यहां तक तो प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो जाओ, किसी को भी नहीं। चलो फिर केल्विन साइकिल शुरू करते हैं। टॉपिक है, या बोलो C3। देखो आप हो पढ़े पढ़ाए बच्चे, रिपीटर्स, है ना? बोलो केल्विन साइकिल एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब बच्चे को जब मैं ये बात बताता हूं तो कहता कितना बड़ा? मैं कहता हूँ बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कहता अच्छा, घर पे जाके गूगल करता है वो, केल्विन साइकिल, ऐसे नहीं, डिटेल्ड फिगर, डिटेल्ड डायग्राम, डिटेल्ड पिक ऑफ केल्विन साइकिल। आप ऐसा करिएगा जरूर, आपको समझ आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। केमिकल रिएक्शंस के एरो इधर उधर जाते हुए बहुत सारे आपको दिखेंगे और बहुत बड़ा प्रोसेस है। कौन? NCERT ने केल्विन साइकिल डिटेल्ड करवाया ही नहीं हमें। NCERT ने क्या किया, रिएक्शंस के ग्रुप बना दिए और 3 ग्रुप पढ़ा दिए, जिसको उन्होंने केल्विन साइकिल को बोला कि केल्विन साइकिल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। हम यहां केल्विन साइकिल के 3 मेजर स्टेप पढ़ेंगे। केल्विन साइकिल पूरा डिटेल, हाँ ये बात समझ लें आप पहले ही। हर एक स्टेप में मल्टीपल रिएक्शंस हैं, ऐसे बोलो, हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप में मल्टीपल रिएक्शंस हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? अच्छे से, बिल्कुल। तो ये बात ध्यान रखो कि हर में मल्टीपल रिएक्शंस होने का मतलब सिंपल सा यही है कि हमें केवल NCERT ने स्टेप्स पढ़ाए हैं, डिटेल्ड डायग्राम। तो आप बताइए, हम केल्विन साइकिल को 3 मेजर स्टेप्स में पूरा करेंगे। पहला स्टेप है कार्बोक्सी, ये एक रिएक्शन नहीं, स्टेबल मतलब स्टेप है। दूसरा है रिडक्शन, कौन सा स्टेप है? और तीसरा है रीजनरेशन, कौन सा स्टेप है? लेकिन क्या है कि मैं पढ़ाते टाइम ना आपको यहां बीच में एक फॉस्फोराइलेशन आपको और बताऊंगा। पूछो क्यों?
भाई एनसीईआरटी ने डिटेल तो नहीं करी है, लेकिन थ्योरी में ये शब्द जरूर यूज किया है। फॉस्फोरिलेशन शब्द है ना जो, ये थ्योरी में उसने यूज किया, तो इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। ठीक है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से बढ़ूं आगे? चलो फिर देखो अब आप बोलो, केल्विन साइकिल शुरू करने के लिए हमें चाहिए 5 कार्बन का कंपाउंड, नाम है कार्बन कितने, इसमें आकर जुड़ेगा कौन, CO2। लेकिन एनसीईआरटी ने CO2 जोड़ते टाइम यहां साथ में वाटर भी ऐड किया। बाय डिफॉल्ट याद कर लीजिए कि CO2 गैस रिएक्टिव होती ही नहीं है, गैस रिएक्ट नहीं होती कभी। आप बताओ कार्बोनेट आयन होता है रिएक्टिव, तो CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू कार्बोनिक एसिड, एंड देन कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोनेट, और फिर वो कार्बोनेट आयन रिएक्ट करता है जब रिएक्ट करेगा तो, इसलिए CO2 प्लस H2O लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। आप पेज नंबर 217 पे केल्विन साइकिल का डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको यही दिखेगा ऊपर ऊपर। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में 5 कार्बन और साथ में एटमॉस्फेरिक CO2 को ऐड किया गया है, लेकिन प्लस H2O लिखा है। और ये बात मैं बहुत अच्छे से प्रूव कर सकता हूं पेज नंबर 219 से। 219 नंबर पेज देखोगे आप तो यहां आपको 2 सेल्स दिखेंगी, मीजोफिल और बंडल शीथ। और मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स को देखोगे ना तो ऊपर मीजोफिल में बाहर से एटमॉस्फेरिक CO2 आ रही है आपके लेफ्ट साइड में, और जब वो सेल के साइटोप्लाज्म में आ रही है तो वो कार्बोनेट आयन बन रहा है, कार्बोनेट कार्बोनेट आयन बन गया है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से हाँ ध्यान दीजिएगा। अब आप नंबर 1 पे CO2 जुड़ रही है तो ये पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप को हम कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में आप बताओ कि एंजाइम काम करता है रुबिस्को, कौन? और जब हम रुबिस्को एंजाइम की बात करेंगे, किसकी, तो बताएंगे, बोलो राइबोलोज बेस फॉस्फेट, हाँ वही 1,5 बेस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये पूरा नाम है इसका। मतलब जो आरयू रुबिस्को है वो RuBP में CO2 को भी जोड़ सकता है, बोलो कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, O2 को भी जोड़ सकता है, बोलो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। सीधे बैठोगे भाई, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, आई कांटेक्ट कंपलसरी है, नहीं करना है तो बैक पैक करिए। हाँ उसको मैं बैठने नहीं देता क्लास में। खुशबू सही बात है ना बेटा, समझा दे सबको। कार्बोक्सिलेज का मतलब है बच्चे किसका ऐड होना, और ऑक्सीजनेज का मतलब है O2 का ऐड होना। अरे बहुत सारे बच्चे तो इज्जत पे लेते हैं। हाँ, और जैसे मैं क्लास में घुस रहा होता हूँ तो बैग उठा के सामने से निकलते हैं कि देख, और मैं भी कहता हूं तू भी देख, अगले साल फिर दिखेंगे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो वो वाली बात है। तो आप बच्चे, इतनी सारी बड़ी क्लास में बच्चा बेइज्जती महसूस करता है कि देखना इतनी क्लास में मेरे को सर ने मार्क कर लिया। तेरे को खुश होना चाहिए कि इतनी सारी क्लास में से बच्चा तेरे पे टीचर ध्यान दे रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वो वाली बात है। इसको दोनों पहलू हैं इसके, सोचने की मतलब डायरेक्शन है कि हमें कैसा सोचने पे मजबूर किया गया है। तो हवा में भर देते हैं लोग, हमें हवा भरते हैं, पंप देते हैं, अरे तेरी बेइज्जती कर दी। अब तेरे को सामने वाले को ये बोलना चाहिए कि बेटा इज्जत है ही नहीं अपनी अभी। सही है बात या नहीं? जब इज्जत होगी तब बेइज्जती नहीं मैं करूंगा आपकी, फिर मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। फिर तो मैं तुम्हें तुम भी नहीं बोलूंगा, आप करके बात करूंगा जब आप व्हाइट एप्रिन में होंगे। सच बात है ये, लेकिन वहां तक पहुंचो तो सही। कार्बोक्सिलेज CO2 को जोड़ना, ऑक्सीजनेज O2 को जोड़ना, हाँ या ना? CO2 जुड़ना मतलब, लेकिन दोनों एक साथ नहीं, एक टाइम में कोई, दोनों एक साथ नहीं एक टाइम में कोई। अभी क्या हो रहा है? हाँ इसलिए तो कार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे हैं हम। RuBP में कार्बन बताओ, CO2 में कार्बन बताओ, टोटल कार्बन बताओ। तो 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, उसमें कीटोन ग्रुप होता है, उसको कीटो एसिड कहते हैं। नाम क्या है याद करने की जरूरत, लेकिन आप बताना कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है कीटो एसिड, जो कि एक कैसा कंपाउंड है, और फिर वो अनस्टेबल कंपाउंड आगे 3PGA के 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता। मतलब ये नहीं कि इधर से CO2 जुड़ी और इधर वो टूट गया, कुछ CO2 है, गोली थोड़ी है कि RuB पे जाके लगी और 2 हिस्सों में तोड़ दिया।
पहले CO2 जुड़ती है, एक 6 कार्बन का कंपाउंड, फिर 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं। इसलिए पेज नंबर 217 पे कार्बोक्सिलेशन जो स्टेप है, एनसीईआरटी ने एरो कंटिन्यू नहीं दिखाया, नहीं है, तोड़ दिया बीच में से। तो एनसीईआरटी समझाना चाह रही है कि भाई डायरेक्ट नहीं 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बन जाते, बीच में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, फिर वो 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप एक बात और सीख लो, सीखोगे? बोलो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन? कार्बन कितने? बोलो 1 2 3 4 5, सही है। उसमें क्या जुड़ा? मैंने आपको ये बात बताई है कि मेल्विन केल्विन के एक्सपेरिमेंट के बारे में एनसीईआरटी बात कर रही है, और एनसीईआरटी ने यह भी बताया है कि इन्होंने C14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कार्बन का यूज करते हुए हमें केल्विन साइकिल समझाया, हाँ या ना? अगर ऐसा है तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो CO2 है उसमें रेडियो एक्टिव कार्बन प्रेजेंट है, और जब ये जुड़ेगा तो पीजीए के कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? कितने? बोलो पीजीए 3 कार्बन, बोलो पीजीए 3 कार्बन, 1 2 3, इधर 1 2, थर्ड कार्बन तो CO2 वाला होगा ना, होगा या नहीं होगा? और उसमें C14 होगा। तो बताओ कि अगर मैं RUBP के एक मॉलिक्यूल में CO2 ऐड करवाता हूं और वो CO2 रेडियो एक्टिव है, वो CO2, हाँ या ना? तो आप मुझे ये बात बताएंगे कि पीजीए के कितने मॉलिक्यूल्स रेडियो एक्टिव बनेंगे? हाफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप टोटल का। भाई यहां 1 से 2 बने तो 2 का आधा, एक रेडियो एक्टिव है। सोचो अगर मैं 5 CO2 ऐड करता तो 10 पीजीए बनते, उनमें से 5 रेडियो एक्टिव होते। तो बताओ हाफ नंबर ऑफ पीजीए रेडियो एक्टिव होंगे। तो स्टेटमेंट आती है addition of CO2 in the RUBP during the carboxylation step, yes or no? Yes or no? Total PGA molecules are radioactive if the carbon of the CO2 is radioactive. Total molecules of PGA are radioactive? No. Half molecules of the total are radioactive, जितने भी बनेंगे, है ना? बोलो जितनी CO2 ऐड करोगे उसके डबल पीजीए होगा, 10 तो 20 पीजीए, 50 तो 100 पीजीए, लेकिन जितना CO2 ऐड करोगे उसका डबल पीजीए होगा क्या? टोटल, और उसका हाफ होगा रेडियो एक्टिव। तो बोलो नंबर ऑफ CO2 और नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पीजीए के इक्वल नंबर आएंगे। 5 CO2 10 पीजीए, लेकिन रेडियो एक्टिव 5 ही होंगे। कितने बच्चों के ऊपर से गई ये बात? वाह यार, कल यहीं से शुरू करेंगे, मिलते हैं।